आपका स्वागत है। हम कई वर्षों से निमि जी द्वारा स्थापित इस संस्थान के अंतर्गत रंगकर्मियों से उनके काम, उनकी रचना प्रक्रिया पर एक अंतरंग बातचीत का आयोजन करते रहे और इसका उद्देश्य यह है कि दर्शक के सामने अक्सर रंग निर्देशक की प्रस्तुति तो आती है, लेकिन वो प्रस्तुति के पीछे क्या होता रहा है इसका कोई विशेष पता नहीं चलता। तो ये अवसर हम उस साक्षात्कार के लिए करते रहे और इसमें अभी तक हबीब तनवीर, मास्टर फिदा हुसैन, सईद अहमद, फैज़ल अलकाजी, अनामिका हक्सर, अरविंद गौड़, विजय अलकुंचवार, विजय मेहता, सतदेव दुबे, राज बिसारिया, जोहरा सैगल, नीलम मान सिंह चौधरी, MK रैना, अनुराधा कपूर आदि भाग ले चुके। आज हमारा सौभाग्य है कि वरिष्ठ और धवलकेशी रंग निर्देशक, नाटककार और अभिनेता, मैंने इनको सबसे पहली बार 1900 कब हुआ था अंधायुग? 1961 मैं 63 तो फिरोज शाह कोटला में अंधायुग की प्रस्तुति में पहली बार देखा था और तब से इनके बहुत रंग बदल चुके हैं, बहुत रंग चढ़ चुके हैं। उतरा तो कोई नज़र नहीं आता, लेकिन वो लगभग मुझसे 1 बरस बड़े हैं राजस्थान के, मूलतः मध्य प्रदेश के, मूलतः उत्तर प्रदेश के। हम तो चाहते कि हर आदमी मूलतः मध्य प्रदेश का ही हो। और उन्होंने रंग शिक्षा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पाई। 1967 में दिल्ली का जो उस ज़माने में प्रसिद्ध रंगदल था देशांतर, उसके वो संस्थापक सदस्यों में रहे हैं और उन्होंने जयपुर में संकेत नाम की संस्था की स्थापना की। कुछ समय तक दूरदर्शन में, जो उसके अच्छे दिन रहे होंगे, वो प्रोड्यूसर भी रहे। फिर वो पंजाब विश्वविद्यालय के नाटक विभाग में आचार्य, उसके अध्यक्ष रहे और कुछ समय के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक भी। और अब सेवानिवृत्त से क्या मतलब है मैं समझ नहीं आता, तो अभी तो भी सेवा कर ही रहे हैं। तो बहरहाल फिर भी सेवानिवृत्त होने के बाद वे दिल्ली में बसे हैं, जहां उन्होंने नटवा नाट्य संस्था की स्थापना की। अरे तो आप यहाँ तो आ जाइए, आपका इतना गुणगान मैं कर रहा हूँ, लोग आपको देख ही नहीं पा रहे। रश्मि, अभी थोड़ा गुणगान बाकी है तो अब मोहन महर्षि अपनी अथक रंग सक्रियता और निरंतर प्रयोगशीलता के लिए विख्यात या कुख्यात हैं। उनकी प्रस्तुतियों में अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन, हत्या एक आकार की, आधे अधूरे, आइंस्टाइन, राजा की रसोई, विद्योत्तमा, शुतुरमुर्ग, सुनो जन्मे जय, दीवार में एक खिड़की रहती थी, एंटीगनी, ओथेलो, इडिपस आदि शामिल हैं। उन्होंने यहीं कहीं बहुत दूर, नाटक के बीच, आइंस्टाइन, डियर बापू, मैं इस्तांबुल आदि नाटक लिखे हैं और वे देश के अनेक विश्वविद्यालयों में अध्यापन कर चुके हैं। 50 वर्षों से अधिक भारतीय, विशेषतः हिंदी रंगमंच की महत्वपूर्ण उपस्थिति रहे मोहन महर्षि को 100 से अधिक नाटकों का निर्देशन करने का श्रेय प्राप्त है। उनको राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और पंजाब संगीत नाटक अकादमी सम्मान के अलावा 1992 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। अब ये एक अनौपचारिक बातचीत है और इसमें आपको भी अवसर होगा कि आप उनसे प्रश्न पूछें, पर पहला प्रश्न मैं ही दाग देता हूं ताकि बाद में फिर मेरी ज़रूरत न रहे। ये बताइए
कि अव्वल तो आपने रंगमंच क्यों चुना, दूसरा ये कि रंगमंच चुनने के बाद इतने नाटकों का आपने निर्देशन किया है तो उसकी क्या प्रक्रिया एक ही जैसी है कि अलग अलग नाटकों की रचना प्रक्रिया में कुछ अंतर आता रहा है। और तीसरा ये कि आपने अभिनय भी किया है, आपने निर्देशन भी किया है और आपने नाट्य रचना भी की है, तो ये जो तीन अलग अलग हैं उनको साधने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। बहुत कम रंगकर्मी होंगे जिनको ये श्रेय मिले कि वो नाटक भी लिखते हैं। कुछ होंगे जो अभिनेता भी होंगे और निर्देशक भी होंगे, पर नाटक तो बहुत कम उन्हें लिखे होंगे। और फिर आपने रंगमंच का अध्यापन भी किया है, और न सिर्फ एक विश्वविद्यालय में किया है, अनेक विश्वविद्यालयों में किया है। तो आपके शिकार बहुत सारे लोग इधर उधर देश भर में होंगे। तो कुछ रंग अध्यापन की जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी, और समस्याएं जो आपके सामने आई, तो मैंने एक लंबा प्रश्न आपको दाग दिया है और अब आपको इसका कम से कम आधे घंटे लंबा जवाब देना है। श्री मोहन महर्षि। यहाँ बहुत अकेला लग रहा है, आप आए ना। आप बैठे बैठे बोलेंगे वहाँ जाके। हाँ, पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न ये था कि आपने रंगमंच का जीवन कैसे चुना, क्यों चुना, और कभी पछतावा हुआ कि हाँ हम तुम्हें क्या कर बैठा। मित्रों, मेरा बचपन एक बहुत ही छोटी जगह भरतपुर में हुआ, जहाँ वहीं गुजरा जहाँ मैंने पहली बार शायद 5-6 वर्ष की उम्र में अपने पिता को रंगमंच पर देखा। वो महाराजा भरतपुर के स्टाफ पर थे, मैं खास ऑफिसर उनका डेजिग्नेशन था, और उनकी ये ड्यूटी थी हर वर्ष महाराजा ब्रजेंद्र सिंह एक 5 दिन का समारोह करते थे, जिसमें 3 दिन क्लासिकल म्यूजिक को थे समर्पित, 2 दिन नाटक का रिपीट होता था। और महाराजा इस बात से खुश नहीं थे कि मैं केवल स्पॉन्सर करता हूँ, मैं स्पॉन्सर नहीं, यहाँ से कुछ पैदा भी होना चाहिए, साथ साथ हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें होना चाहिए भरतपुर का। तो वो जिम्मेदारी मेरे पिता की थी, उसको ऑर्गेनाइज करने की, तो डायरेक्ट वगैरह नहीं, ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी वो मेरे पिता की। तो और छोटे मोटे कैमियो रोल्स भी कर दिया करते थे कभी कभी। तो ये मैं 5-6 बरस का रहा हूँगा। बहुत सर्दी थी, महीना एग्जैक्टली याद नहीं, पर दिसंबर जनवरी होगा वो, जब वो हर साल उसी समय करते थे राजा साहब। और एक बड़ा पंडाल लगता था, उस पंडाल के नीचे माएँ अपने बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर और कंबल लेकर और तकिए लेकर सब वहाँ पर जमा होती थी। और तो एक कंबल में लिपटा हुआ मैं भी अपनी माँ की गोद में था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, और नाटक था बिल्व मंगल। तो उसमें जो बिल्व मंगल कर रहे थे वो चाचा हरिदत्त थे। हम चाचा उनको इसलिए कहते थे, वो बहुत बढ़िया फोटोग्राफर थे भरतपुर के, और पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इसलिए चाचा कहने लगे चाचा हरिदत्त। और हमारे फैमिली फोटोग्राफर थे एक तरह से। मेरी माँ की जो एकमात्र तस्वीर मेरे पास है वो उन्हीं की खींची हुई है, और भानु की जो एक तस्वीर है, बहुत छोटा था वो, तो वो भी उन्हीं की ली हुई है, हरिदत्त जी की। और बड़े अच्छे एक्टर थे, कहते हैं बहुत अच्छे एक्टर थे। मैंने उनको बिल्व मंगल में देखा तब मैं बहुत छोटा था। तो और हमारे पिता ने वो जो बीच में कॉमिक इंटरल्यूड्स होते हैं उसमें एक चरित्र थे, वो अंग्रेज़ों की तरफ मुंह गोरा करके
हाफ पैंट पहन के, हिटलर कट मूछ लगा के और हैट लगा के वो आते थे और उनकी गिटपिट और उनके मैनर्स का बड़ा मजाक बनता था। वो और उनके साथ एक उनका असिस्टेंट हुआ करता, उन्होंने मिलकर के कॉमिक इंटरव्यूट करते थे। आई वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई सॉ हिम ऑन द स्टेज। तो माँ ने मुंह पे हाथ रखा, मैं तो बुलाने वाला था उनको बोलना नहीं। तब उसके बाद वो नाटक शुरू हुआ। आई वॉज मेस्मराइज्ड टू सी इट कि उसमें इतनी सीनरी और इतने रंग जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। कहीं बाग है, कहीं महल है, कहीं घर है, कहीं कुछ दो दो घर हैं। तो वो सब पर्दे जो थे वो बदल रहे थे, लेकिन मुझे वो असल लग रहे थे। तो वो एक जादू लग रहा था मुझे कि ये गज़ब की चीज़ है। और मैं बहुत आई वॉज रिवेटेड टू द परफॉर्मेंस। तो उसके बाद वो चाचा हरिदत्त जो हैं वो तैर के आए मुर्दे के ऊपर और सांप लटक रहा था, उसे चढ़ गए ऊपर। तो मैं बहुत डर गया, मैंने कहा चाचा को सांप काट लेगा। तो लेकिन उन्होंने चुप कर दिया। फिर वहाँ से रात के 2 बजे उस सर्दी में तांगे से लौट रहे थे, तो मुझे नींद नहीं आई। मैं उनसे पूछता रहा, चाचा तो आप ये बताइए आपको सांप नहीं दिखा? मैं तो इतनी दूर से सांप देख पाया, आप नहीं देख पाए। नहीं अंधेरा था वहाँ, सांप नहीं दिखा। मैंने कहा अंधेरा क्या, मैं तो दूर से देख रहा था, मगर आपको सांप नहीं दिखा, कारण क्या? तो उन्होंने कहा कारण नहीं, मुझे देखना ही नहीं था सांप। देखा ये जब बात है, आपको देखना ही नहीं। तो ये तो पहला बिल्कुल शुरुआती साक्षात्कार रंगमंच से वो पिता के कारण एक निकटता महसूस हुई। उन्होंने भी उसमें कुछ किया, वेरी एक्साइटेड। लेकिन इसके बाद हमने मोहल्ला एक नाटक शुरू किया। हमारे दोस्त थे मोहल्ले में, छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमने मिलके पहला नाटक नरसिंह अवतार, जो हमारी टेक्स्ट बुक में भी था, तो वो नरसिंह अवतार उसमें जो तो हम सब ने मिल के किया। और हमको लगा घर से डांट पड़ेगी, कोई नाराज़ हो जाएंगे लोग जब इनको पता चलेगा, पिता और माता को। माँ विशेष तौर से शायद पीटें कि क्या कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, पढ़ते नहीं हो, लिखते नहीं हो। नाटक हुआ तो माता ढेर सारे समोसे और चाय लेकर वहाँ पहुँची और हमारे सारे मित्रों को उन्होंने, जो हमारे दोस्त थे, तो और जिस आंगन में वो खेला जा रहा था वो एक मुंसिफ का आंगन था। वो मुंसिफ साहब थे, तो वो सबसे बड़े आदमी थे मोहल्ले के, और उनके बेटे, वो 2 बेटे मेरे साथ एक्ट कर रहे थे, काम कर रहे थे नाटक में। कोई डायरेक्टर वगैरह कुछ नहीं था, मिलकर सब लोग कर रहे थे। उसमें बड़ा मज़ा आया। मैंने नरसिंह का पार्ट किया, क्योंकि मुझे वो चटाई ऐसे तोड़ दी थी जो लिपटी हुई खंबे की शक्ल में खड़ी हुई थी। तो वो बहुत अच्छा हुआ। सबके माता पिता ने भी देखा और प्रशंसा भी हुई। फिर दूसरा नाटक हमने अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु का, वो भी एक टेक्स्ट बुक में था, वो उठा लिया। अब उसमें न जाने क्या हुआ, मुंसिफ साहब के जो बेटे थे वो राजा कर रहे थे, तो वो धोबी से बात करते करते बार बार साले शब्द का प्रयोग कर रहे थे। वो शायद भूल गए या पता नहीं क्या हो गया उनको कि वो उसी पे अटक गए। तो हमें मालूम नहीं था कि मुंसिफ साहब ऊपर अंधेरे में बालकनी में खड़े हैं। तो वहाँ से जो डांट पड़ी, बंद करो इसे, बदतमीज लड़के, गालियाँ बकने के लिए तुमको ये जगह दी है मैंने, आंगन अपना। तो वो पहली सेंसरशिप जो थी ना, वो मुंसिफ साहब की। उसके बाद वहाँ नाटक नहीं हुआ, मोहल्ला नाटक बंद हो गया, क्योंकि मुंसिफ साहब का बड़ा रुबाब था वहाँ। और उसके बाद उनके दोनों बेटों ने कहा हम तो नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ठीक है। तो वो फिर उसके बाद जब बड़े स्कूल में पहुँचे तो वहाँ पर शायद वर्ष में एक बार कोई नाटक होता था, वर्ष 2 वर्ष में कभी एक बार। वो सीनियर लड़के करते थे।
तो मुझे याद है ध्रुव स्वामी नाटक गवर्नमेंट हाई स्कूल भरतपुर में जब मैं छठी जमात में था तब वो हुआ, और उसमें लड़कियां वगैरह सवाल ही नहीं था। तो मेरे एक कज़न थे सुबोध, कज़न ब्रदर, बड़े अच्छे दिखते थे, बड़े सुंदर दिखते थे, तो उन्होंने ध्रुव स्वामी का पार्ट किया, इतना मुझे याद है। और मुझे ये भी याद है कि मुझे कुछ उतना मज़ा नहीं आया उसमें, उस नाटक में। फिर उसके बाद एक गज़ब की चीज़ हुई, पिता ही मुझे अपने साथ ले गए। वहाँ पर भरतपुर में एक सूरदास का घेर है, जिसको घेर कहते हैं। वो एक्चुअली कुछ नहीं, धूल भरा मैदान है एक, जिसमें पॉलिटिकल मीटिंग, रामलीला सब कुछ वहीं होता है, और पूरी कचौरी चारों तरफ बिकती हैं, बनती हैं। तो उसके बीच में पिताजी मुझे ले गए। वहाँ कोई प्रोफेशनल पारसी कंपनी आई हुई थी, जिन्होंने रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी प्रस्तुत की। मैं दंग रह गया। मैं आज तक उस आश्चर्य को भुला नहीं पाया हूँ कि मैंने कैसे मुंह खोल के उस सारी चीज़ को देखा, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल थे, और जो चांद आ रहा था, जा रहा था, सीनरीज बदल रही थी, इसके अतिरिक्त परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल कंपनी थी। वो देखा, वो ये तो यादें पहले की हैं, लेकिन उनका कुछ असर हमारे चुनाव पे पड़ा, नाटक में आने का, इस क्षेत्र में आने का मैं ये स्पष्ट रूप से आपको नहीं बता सकता। एक मेजर बात ये हुई कि 1952-53 में भरतपुर में, जयपुर में, जब फादर जयपुर आ गए थे राजस्थान बनने के बाद, AIR आ गया, ऑल इंडिया रेडियो। उस समय ऑल इंडिया रेडियो आज का ऑल इंडिया रेडियो नहीं था। उस समय काफ़ी बड़े बड़े लोग, बड़े लेखक, बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े गायक, मुशायरे, हर वर्ष एक मुशायरा, एक कवि सम्मेलन, ये चीज़ें होती थी, और सारे बड़े कवि और बड़े शायर वहाँ मौजूद थे। मैं वहाँ फिराक से मिला, मैं वहाँ जोश से मिला, मैं वहीं एक वर्ष जिगर से भी मिला। और तब मैं बड़ा हो गया था थोड़ा, और कॉलेज में जाता था। तो उस समय जो संपर्क मेरा बना इन लोगों से, और वहाँ जो मैंने देखा कि इन लोगों के साथ उठना बैठना, यहाँ तक कि पीना पिलाना भी हुआ। तो उस समय कवि हरवंश राय बच्चन, उनसे मधुशाला मैंने वहीं सुनी जयपुर में। गोपाल दास नीरज, वीरेंद्र मिश्र, ये बड़े स्टार हुआ करते थे, क्योंकि गाते बड़ा अच्छा थे सब, तीनों बहुत अच्छा गाते थे, और को पोइट्री भी कुछ अच्छी होती थी थोड़ी बहुत। और उर्दू में भी यही हाल था, उर्दू के कुछ शायर भी वहाँ, मशहूर शायर भी आए, सबका नाम याद नहीं, लेकिन मशहूर शायर वगैरह भी आए। तो वो एक कल्टीवेशन शुरू हुआ, वो एक, फिर मैं क्रिकेट खेलता था, और क्रिकेट में कॉलेज की टीम में था। तो और अब ये था कि अब ड्रामा शुरू हो गया था। मैं AIR में कैजुअल आर्टिस्ट हो गया ड्रामा का। तो अब ज़्यादा वक्त तो उस अड्डे पे बीतता था, वहाँ की कैंटीन में जयपुर की। तो क्लासेस कब अटेंड करनी, क्या करना, क्रिकेट कब खेलना, क्रिकेट का समय, फिर धीरे धीरे क्रिकेट छूट गया और ड्रामा शुरू हो गया। उस वक्त जो प्रोड्यूसर लोग भी जो थे AIR पे, वो एक्चुअली डायरेक्टर टीचर थे। वो प्रोड्यूसर सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं थे, वो पढ़ाते भी थे। शीन काफ मेरे वहीं दुरुस्त हुए, मेरा तलफ़ुज़ वहीं सही हुआ। वॉइस कल्चर अगर आप पा रहे हैं कुछ मेरी आवाज़ में, तो वो उसी समय की देन है। तो
वो थे गंगा प्रसाद माथुर, जो मुझे पढ़ाते थे, दिल्ली से ट्रांसफ़र होके गए थे, और फ़कीर चंद माथुर एक बड़े मशहूर डायरेक्टर थे इसके AIR के, रेडियो प्लेस के, उनके छोटे भाई थे। बड़ी सी टोन थी उनकी, मुझे इसलिए याद है कि वो उस पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स और टेप्स वगैरह रखते थे, उसका मेज़ बना के चलते थे वो। और उनके ज़रिए न सिर्फ मेरा वॉइस कल्टीवेशन हुआ, न सिर्फ स्पीच मैंने उनसे सीखी, उन्होंने जो कुछ यहाँ दिल्ली में हज़रत आवारा और दूसरे लेखकों के साथ जो उन्होंने ख़ुद पढ़ा था, जो उनके ब्रदर ने उनसे कहा था कि तुम ये पढ़ो, तुम ये पढ़ो, तो उन्होंने मुझे पश्चिमी लिटरेचर से पहली बार, तो 9 साढ़े 9 बजे रात को उनकी ड्यूटी ख़त्म होती थी। उसके बाद वो सर ढेर सारी चीज़ें अपने पेट पे रख के, और उनको पैदल चलने का शौक़ था, लेकिन फिर भी टोन उतनी थी जितनी थी शुरू में। तो अब उनके साथ में पूरे जयपुर की खाक हम छानते थे रात को 2, 2:30, 3, 4, और ये पता नहीं था कितना कष्ट हम अपनी माता को दे रहे हैं या पिता को दे रहे हैं। दोनों जागे रहते थे कि आए नहीं अभी तक, और उसमें होश ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझे मुपासा की कहानी सुनाई, उन्होंने मुझे वेस्टर्न लिटरेचर से एडगर एलन पो, और इस सब से उन्होंने धीरे धीरे परिचय मेरा कराना शुरू किया, और कुछ किताबें मुझे दे दी। बहुत ऊंचा लिटरेचर नहीं था, लेकिन पश्चिमी लिटरेचर से मेरी वहाँ जान पहचान गंगा प्रसाद माथुर के थ्रू, और रात भर हम लोग पता नहीं क्या बातें करते रहते थे, और वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, मैं छोटा था, लेकिन फिर भी तो उन दिनों काफ़ी सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मुझे मिला। AIR का जयपुर में आना एक माइलस्टोन था मेरे करियर में। उसकी वजह से दूसरी चीज़ें छूट गईं, और किसी तरह ग्रेजुएशन करके मुश्किल से, और फिर सवाल ये आया कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर आया है और बहुत अच्छा टीचर है, और पहली बार अलकाज़ी नाम सुना हमने। तो हबीब तनवीर को एक बार हमारी संस्था ने, हमने एक संस्था बना ली थी वहाँ, मैंने, ओम ने, और हमारे साथी थे कुछ और, अरुण माथुर वगैरह, जिनको आप शायद नहीं जानते। तो हमने एक संस्था बना ली थी, तो उस संस्था में हमने कंपटीशन रखा, कंपटीशन में जज करके हबीब को बुलाया। हबीब अपना मोनिका जी के साथ आ गए, और उसमें हमने जो प्रस्तुति की, मैंने, पिंचो कपूर ने और माया इसरानी एक होती थी, हम तीनों ने, वो आउटसाइड द कंपटीशन था। तो जब वो हमने किया, लोगों ने बहुत सराहा उस छोटी सी चीज़ को। तो हबीब भी जब बोले सारे नाटक समाप्त होने के बाद, तब उन्होंने कहा वो जो था उसमें जो चीज़ आपने देखी पिंचो कपूर में, मोहन महर्षि में, वो चीज़ मुझे और नाटकों में नहीं मिली। और फिर उन्होंने और भी बातें की, तो हौसला बहुत बढ़ गया कि हबीब तनवीर ऐसा कह रहे हैं हमारे बारे में। तो रात को उनको छोड़ने फिर स्टेशन जाया गया, बाकायदा पूरा जुलूस गया उनको छोड़ने के लिए स्टेशन, हबीब साहब को। तो वहाँ मैंने उनसे पूछा कि दिल्ली में हमने ये अलकाज़ी साहब का नाम सुना है, और हमने सुना है एक विश्वविद्यालय है जहाँ बाकायदा ट्रेनिंग होती है ड्रामे की, तो ऐसी बाकायदा ट्रेनिंग हमको लेनी है, तो आपकी क्या सलाह है? तो उन्होंने थोड़ा सोचा, कहने लगे कुछ तो सीखोगे, आ जाओ। मैं भी दिल्ली में ही हूँ वैसे, तो आ जाओ, तो कुछ सीखोगे शायद। तो हमने कहा ठीक है। तो कोई क्लियर, बहुत साफ एडवाइस नहीं मिली हबीब जी से। तो
उसके बाद फिर दोस्तियां ऐसी होती हैं उस उम्र में कि आप कुछ थोड़ा बहुत छोड़ भी देते हैं दोस्तों के लिए। अब सवाल ये था कि एक ही पोजीशन थी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से, जिसमें या तो ओम जाएं या मैं जाऊं, और वो मेरे इतने जिगरी दोस्त थे, इतने करीब थे, तो मैंने उनसे कहा आप जाओ, एक ही आदमी जाके हम थोड़ी कम्पीट कर, आप जाओ, मैं अगले साल आता हूँ। और यही हुआ, वो चले गए। तब नेवी जी यहाँ प्रिंसिपल थे, एक्टिंग प्रिंसिपल थे शायद, और उस समय फिर जब अलकाजी आए वो एक वर्ष बाद आए 1962 में, मैंने 62 में ही ज्वाइन किया, अंजला ने भी बम्बई से आके उसी समय ज्वाइन किया, तो हम एक साल उनसे जूनियर थे ओम शिवपुरी से। इस तरह मैं आ गया। तो चुनाव कैसे हुआ वो नेचुरली स्वतः होता चला गया, और दूसरा कोई विकल्प ऐसा करियर का या कुछ दिखा नहीं, ये भी कोई करियर नहीं था। पिता ने कहा करोगे क्या, लेकिन कुछ है, स्कॉलरशिप मिली, आपको तंग नहीं करूँगा, स्कॉलरशिप मिलेगा उसमें कर लूँगा कुछ। माँ ने भी कहा क्या, तो कोई सपोर्ट नहीं था। अच्छी तरह करिए। बस पहुँच गए 1962 में, तो वहाँ इस तरह से हम आ गए। बाकी कहानी तो आपको मालूम हो कि आगे क्या हुआ। नहीं, कहानी तो आप ही को बतानी है। हमें कहाँ से मालूम है। अभी तो सन 62 तक, अब 62 तक पहुँचे हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अनुभव के बारे में बताइए, अंधा युग की इस प्रस्तुति के बारे में बताइए। अन्य मैं आपको उससे पहले, भाई अपना ये चल बोला बंद कर लीजिए, ऐसा क्या इसको यहाँ बैठे हैं तो। हाँ उससे पहले मुझे सुनो जन्मेजय का जिक्र करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि केड़ू जन्मेजय जब निमिजी ने और कारंत जी ने ट्रांसलेट किया तो उसकी पहली प्रस्तुति मैंने की, तब कन्नड़ में भी नहीं हुआ था वो। और वो इस तरह से हुआ, वो कुछ अजब ढंग से हुआ कि अलकाजी साहब को नमी जी ने कहा, मैंने भी कहा, जब नमी जी ने क्लास में पढ़ाया वो, तो मैंने कहा यह अद्भुत नाटक है। उन्होंने जब प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, मैंने कहा बहुत अद्भुत नाटक है, और इसको तो हम ज़रूर मतलब चाहेंगे कि ये कोई अच्छा निर्देशक इसको करे। तो उस पर चर्चा हुई क्लास में। उसके बाद हर्ड आद्या रंगाचार्य, oh my God, he is asking me to do this play over and over again, और वो बोर्ड पर भी थे आद्या जी, तो उनको करना था वो नाटक। नहीं, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कई बार बड़े बड़े लोगों के साथ में, तो ठीक कुछ समस्या उनको करना था, कुछ दबाव था। तो अब उन्होंने उसकी रीडिंग शुरू की। ट्रांसलेशन तो था ही हमारे पास। एक हफ्ते बाद रीडिंग ख़त्म हुई, शाम को 7-7:30 बजे, तो उन्होंने कहा तुम मेरे कमरे में आओ, come to my room. And he was very annoyed. He said, this is a boring play. He honestly said that. Don't tell it to other people, but this is a boring play. It cannot be done. I said, sir, I'm very sorry. I have to disagree with you. It's a first-rate play. We have read it. We know about it. You like it? I said, I like it. Do it. Me, I was a student in second year. And उस वक्त हालत ये थी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिवा अलकाजी साहब के और कोई पब्लिक प्रोडक्शन नहीं करते। डिप्लोमा प्रोडक्शन कर लेते थे हम लोग, लेकिन पब्लिक प्रोडक्शन नहीं करते थे, और सभी प्रोडक्शंस मिस्टर अलकाजी करते जितने भी हों। यहाँ तक कि स्टाफ मेंबर्स को भी चांस नहीं मिलता था कुछ करने का। एक बार शीला जी को और बहुत बाद में शांता जी को जस्मा ओडन करने का मौका मिला। शीला जी ने सपने नाम का एक नाटक, जो कामू का नाटक है, क्रॉस पर्पस,
उसका ट्रांसलेशन हमारे साथ शीला जी ने किया। वरना सारे नाटक जो हैं वो अलकायद साहब ही क्या करते थे, जो जितने होते थे। एक बार उसी समय 5-6 नाटक लेके शंभू मित्र यहाँ आए और आईफेक्स थिएटर में वो फेस्टिवल हुआ, तो हम देखने गए, देख के बहुत प्रभावित हुए जिस तरह से उन्होंने टैगोर को इंटरप्रेट किया। उस समय समझने लगे थे, थोड़ा क्लास में पढ़ते थे, तो टैगोर को जैसे उन्होंने इंटरप्रेट किया। और इडिपस तो ऐसा उन्होंने किया, मैंने दुनिया में कई प्रोडक्शंस इडिपस के देखे, खुद भी किया है कई, मतलब खुद एक्ट नहीं किया मतलब प्रोड्यूस किया है कई बार। कुछ है उस नाटक में अंदर, जैसे अंधायुग सभी करते हैं, ऐसा कुछ बार बार उस करने का, उसको अलग अलग ढंग से मैंने भी किया। लेकिन शंभू, खैर जैसे उन्होंने किया वो तो और बात है, लेकिन जो परफॉर्मेंस था शंभू मित्र का, मैंने जो सबसे बड़ा और सबसे दिल हिला देने वाला यादगार मोमेंट है थिएटर में, वो मोमेंट मेरा वो है जब इडिपस के क्लाइमैक्स पर शंभूदा पहुँचे और वहाँ अंग्रेजी ट्रांसलेशन में शब्द है एलास, व्हेन ही कम्स टू नो दैट ही इज द फादर ऑफ हिज ओन ब्रदर्स and he's sleeping with his mother, when he comes to know that, at that moment, that man was transformed, and he transformed all of us. He was so wonderful that alas, the word alas, हिंदी में शायद हाय या शोक कुछ इस तरह का होगा, मुझे अभी याद नहीं, ट्रांसलेशन में कौशल जी के ट्रांसलेशन में क्या है मुझे पता नहीं, याद नहीं मतलब। पर उस शब्द को उन्होंने कम से कम 1-1.5 मिनट में बोला, जो भी वो शब्द तो रहा नहीं, वो ध्वनि रह गई और शब्द तो कहीं छूट गया, एक आवाज़ उन्होंने निकाली। और उसके बाद उन शरीर उनका जिस प्रकार से ऐंठा ज़मीन पर गिर के, मैं भूल नहीं सकता हूँ। 1-1.5 मिनट का वो क्लाइमैक्स करना और इस ढंग से करना, मैं नहीं समझता कोई और एक्टर, मैंने बहुत जगह इडिपस देखा है, सम अदर एक्टर कुड डू दैट। दैट वाज द फाइनेस्ट मोमेंट। सो we talked amongst ourselves and it was decided that we should invite other people also. Why only Mr. Alkazi? The question came up. We should invite people from outside. So I talked to him. So we talked among ourselves. तो उसमें उस समय PL देशपांडे नाटक कर रहे थे, हम उनका सोलो परफॉर्मेंस देख चुके थे सपुर हाउस में, वो आए थे, शंभू मित्र आके जा चुके थे, उत्पल दत्त आए अपने 3-4 नाटकों को लेकर, उनके नाटक देखे, हबीब, आगरा बाजार। तो ये सब प्रस्तुतियाँ हमें, अलकाई साहब की प्रस्तुतियाँ भी बहुत अच्छी लगती थी और वो हमें बहुत अच्छे लगते थे, एज ए टीचर, एज ए डायरेक्टर बहुत अच्छे लगते थे, बहुत आदर उनका करते थे। लेकिन हमें ये लगा कि थोड़ा सा खुलना चाहिए, तो कुछ और लोगों के साथ भी काम करें। ये लोग आके क्यों नहीं डायरेक्ट करते नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये साई का जो हस्बैंड था अरुण जोगलेकर, थोड़ा शैतान था वो, कहा वो तुम ही जाओ, तुम तो उनके जिगरी हो, तुम जाओ। मैं उनकी बातों में आगे चला गया और मैंने उनसे कह दिया कि आप इन लोगों को बुलाइए। Then I faced the music. He literally saw me out of his door and he was so livid, I can't tell you. Don't trust me. I said, it's not a question of trusting you, sir. I trust you. But some other people are there. But he was not prepared to recognize anyone else at that point of time. Well, later he changed, of course. And other people came, like Benowitz, I think, was the first person to come.
एंड देन अदर डायरेक्टर्स स्टार्टेड कमिंग। तो जन्मेजय की तो ये कहानी है कि जब मैं स्टूडेंट था, इसलिए ज़रूरी था कि जन्मेजय मैंने किया, तो वो इतना पसंद उन्हें आया कि उन्होंने उसके पब्लिक शोज़ किए। इंदिरा गांधी को वो व्यक्तिगत तौर से जानते थे, उनको बुला के दिखाया। बॉम्बार्डमेंट हो रहा था, 65 की वॉर चल रही थी, दिन में नाटक होता था 11 बजे स्टूडियो थिएटर में। उस समय इंदिरा जी आई, ऐसे समय में जबकि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी उस समय, तो उन्होंने आके वो देखा, और वही नहीं और बहुत लोग आए, देखा। और फिर थॉट नाम की एक मैगज़ीन यहाँ निकलती थी जिसने 3 पेज का रिव्यू शायद रति बार्थोलोम्यू ने किया, एंड दैट gave me such a fillip to my career that as a student I did this first time, and it happened. फिर उसको, उस प्रोडक्शन को इलाहाबाद ले जाया गया। अब इलाहाबाद में कोई सम्मेलन चल रहा था जो साहित्य सम्मेलन था, और सारे बड़े लेखक वहाँ जमा थे, अमृतलाल नागर, एक इलाचंद्र जोशी, सुमित्रा नंदन पंत, सारे बड़े लेखक वहाँ मौजूद थे। इन सब, और एक सिनेमा हाउस में, क्योंकि वहाँ पता नहीं अब थिएटर है या नहीं है इलाहाबाद में, लेकिन उस समय कोई थिएटर नहीं था, शायद पैलेस सिनेमा हाउस था, उसमें प्रस्तुति हुई सुनो जन्मेजय की। उससे एक दिन पहले अलकाजी साहब का प्रोडक्शन कंजूस का वहाँ हो चुका था, तो मॉलियर का माइजर, अच्छा प्रोडक्शन था, बहुत अच्छा, वी एंजॉयड इट थॉरली, बहुत अच्छा, बहुत डिटेल में उन्होंने काम किया था, बहुत अच्छा प्रोडक्शन था। लेकिन मैंने कुछ ये पाया है कि बुद्धिजीवी वर्ग जो है ना, वो हंसना पसंद नहीं करता ज़्यादा। कॉमेडी उनको लगता है ये कोई ऐसी हीन चीज़ है जो होनी नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहते लोग। तो ये बुद्धिजीवियों का एक है कॉमेडी के खिलाफ, मैंने वहाँ देखा कि ह्यूमर दे डोंट लाइक। कुछ सीरियस चीज़ दिखाइए, कुछ गहरी चीज़ दिखाइए, ये क्या। अब उसमें मेरे ख्याल से इट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ ओम शिवपुरी, वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट, डिड इट सो वेल। मौलाना का पार्ट उसने बहुत अच्छा किया, उसमें मैं भी था, नब्बू। तो पहले दिन वो दिखाया गया, दूसरे दिन सुनो जन्मेजय दिखाया गया। तो जो निकल रहा है, बड़े बड़े लोग, इलाचंद्र जोशी, सुमित्रा नंदन पंत, जो वहाँ से निकल रहा है, अलकाजी साहब की आदत थी कि वो बाहर उस एग्ज़िट के पास खड़े हो जाते थे और नमस्कार करते थे सबको, जाते हुए लोगों को, और आते हुए लोगों को भी और जाते हुए लोगों को भी। तो ही कॉल्ड मी कि जन्मेजय तुमने मेरे साथ चलो। तो दरवाजे पर मैं भी उनके थोड़ा सा पीछे खड़ा हुआ था। तो ये सब लोग निकले, भाई अलकाजी कमाल कर दिया तुमने। तो वो अपनी हिंदी में, मैं थोड़े ही वो तो नहीं यार कमाल कर दिया, ये था नाटक, कल क्या दिखाया था यार। I was so embarrassed. It was a wonderful production. He did a great job of that production, but reservation of Hindi walas against laughing is something to recount with. तो उसके बाद रात भर मुझे नींद नहीं आई। अलकाजी साहब के सामने बहुत एम्बैरेसमेंट मुझे महसूस हुआ, मेरे गुरु थे और इतना अच्छा काम उन्होंने किया था मेरे लिहाज से। तो रात को नींद नहीं आई, तो सब लोग सो गए। तो मैं जब बाहर जा रहा था तब बालकनी से ऊपर से आवाज़ आई। घर में हम ठहरे हुए थे, हवेली टाइप जगह थी, मुझे पता नहीं कहाँ, इलाहाबाद में। तो ऊपर से उन्होंने कहा कांट स्लीप, ये कैसे जाग रहे हैं बोलते। सर गोइंग फॉर ए वॉक। आई सेड यस सर, I'll come with you. And he came down
And then we walked and walked in Allahabad and talked theatre and all that. And at the end of it, when we returned to our place, and he told me it was already 7:30 or something. He told me, handling success is more difficult than getting it. Try to handle it. Thank you. And you did not manage to. He thought I couldn't manage it. He had to say something. This was Suno Janmejhe, and this proved to be a milestone in my career. इसके बाद मैं 2 और नाटकों का जिक्र, अब बहुत सारे नाटक हैं, सबकी बात तो नहीं करूँगा, 2 और नाटकों का जिक्र करूँगा अलग अलग कारणों से। एक आइंस्टाइन, ख्याल से ज़्यादातर लोग जानते हैं उसके बारे में, और दूसरा दीवार में एक खिड़की रहती थी। दोनों अलग अलग कारणों से। इससे पहले कि मैं इन नाटकों के संबंध में चर्चा करूँ, अपने काम के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि मेरी एक प्रस्तुति कभी भी दूसरी प्रस्तुति से मिलती नहीं है। थीमेटिकली हमेशा एक मेरी प्रस्तुति दूसरी प्रस्तुति से अलग होती है, फॉर्म वाइज अलग होती है, हर तरह से अलग होती है। और ये मैं कोशिश नहीं करता इसकी, ये होता ही इस तरह है। अब कैसे होगा, रश्मि जी पूछेंगे रचना प्रक्रिया क्या है, तो सबकी अलग अलग कहानी है सभी नाटकों की। मैं इन 2 नाटकों के बारे में विशेष तौर से बात करना चाहूँगा, पर उससे पहले हम टीचर्स की एक बहुत प्रॉब्लम है, जो टीचर भी है। अब मैं एज ए थिएटर टीचर आपसे बात कर रहा हूँ। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कभी भी अपने छात्र के साथ अपनी रंग दृष्टि शेयर नहीं करते एक्सप्लिसिटली। इम्प्लिसिट तो होता ही है जो कुछ आप करते हैं, जो कोई वर्कशॉप करें, कुछ करें, लेकिन आप रंगमंच की विधा के संबंध में क्या सोचते हैं, ये माध्यम के संबंध में क्या सोचते हैं, कहाँ खड़े हैं आप, कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कहाँ से उससे बात कर रहे हैं। एक टीचर से दूसरा टीचर, दूसरे टीचर से तीसरा टीचर, भारत में लगातार ये, और छोटी छोटी जो ये वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें एक आदमी आकर कुछ पढ़ा जाता है, फिर दूसरा आदमी आकर हफ्ते भर कुछ कर जाता है, फिर तीसरा आदमी आकर कुछ कर जाता है। स्टूडेंट कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसे ये नहीं मालूम कि उसका ये टीचर कहाँ खड़ा होकर बात कर रहा है, इसके नीचे ज़मीन कौन सी है, ये क्या सोचता है थिएटर के बारे में। एक्सप्लिसिटली वो कोई शेयर नहीं करता इस बात को। उससे क्या होता है कि बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ और कन्फ्यूजन पैदा होता है छात्र के मस्तिष्क में, छात्र में। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं कुछ पढ़ाऊँ तो मैं साफ कर दूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी रंग दृष्टि क्या है, मैं रंगमंच को कैसे देखता हूँ, उस माध्यम को कैसे समझता हूँ। बहुत थोड़े में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं उस रंगमंच के पक्ष में नहीं हूँ, उसे अस्वीकार करता हूँ भीतर से, जिसमें अभिनेता को मार्जिनलाइज किया जाए, हाशिए पर भेजा जाए। मैं नहीं मानता उसे। मैं अभिनेता की सेंट्रलिटी क्वेश्चन में कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर अभिनेता की सेंट्रलिटी आपने क्वेश्चन की और कोई कुछ और चीज़ हावी हो गई उसके ऊपर, उसे आपने एक तरफ किया, हटा ही दिया या हाशिए पर धकेल दिया, तो वो नाटक नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा, वो एक अजीब सी चीज़ हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि अभिनेता का ही ये एक माध्यम है, और अभिनेता को ही सशक्त करने के लिए जो चीज़ें हैं
बाकी चीज़ें सब उसके लिए हैं। थिएटर की सेमियोटिक्स में उसकी ग्रामर जब वो होता है तो एक प्रस्तुति में ये हो सकता है कि कोई 3 चीज़ों में, जैसे स्पेस थोड़ा चाहिए करने के लिए, और दर्शक और एक्टर, इन 3 चीज़ों में कुछ इंटरैक्शन इस तरह से हो सकता है कि कभी कोई चीज़ ऊपर आ जाए, कभी और दूसरी चीज़ ऊपर आ जाए। हो सकता है कि अभिनेता कभी कभी थोड़ी देर के लिए गौण हो जाए, लेकिन जो पावर है, जो पावर हाउस है उस सारे परफॉर्मेंस के पीछे, वो अभिनेता ही है। मैं उस रंगमंच को भी खारिज करता हूँ जो रंगमंच दर्शक को नहीं मानता। मल्लिकार्जुन मंसूर ये कह सकते हैं कि मैं तो गाता हूँ भाई, अकेला ही गाता हूँ, मैं तो स्वांत सुखाए गाता हूँ, अपने लिए गाता हूँ, कोई सुन ले तो सुन ले। अब लेकिन अभिनेता को ये नहीं कह सकता कि कोई सुन ले तो सुन ले। कोई अभिनेता यदि ये कहता है तो मैं समझता हूँ बड़ी एरोगेंस है, क्योंकि इस माध्यम में निहित है दर्शक के प्रति आदर, उसका पूर्ण स्वीकार। आप किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं, आप किसी से उठकर हाथ मिलाते हैं, उसे इज्जत देते हैं, तो ये एक तरह से उसके होने का प्रमाण है। वो है और उसके लिए हो रहा है, और जब आप उसके लिए करते हैं तो वो इस बात को मानता है कि मेरे लिए इन्होंने मेहनत की है, आदर किया है। ऐसी ऑडियंस है जो आपको उत्तर में पार्टिसिपेशन देती है, आपके काम में पार्टिसिपेट करने लगे। वो उसको इस स्थिति में आप ले आएँ दर्शक को कि वो पार्टिसिपेटरी एक काम, एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस बन जाए, अभिनेता के लिए भी और दर्शक के लिए भी। तीसरी बात, रंगमंच काल स्थान से बंधी हुई एक विधा है, और जो मनुष्य की जो सीमाएं हैं, शारीरिक, बौद्धिक इत्यादि, वो सब सीमाएं रंगमंच पर लागू होती हैं। रंगमंच करना, आप उसे फाइन आर्ट ना माने, मैं परवाह नहीं करता, तो फाइन आर्ट नहीं है। फाइन आर्ट बनाने के चक्कर में, उसको आप ग्लोबलाइज करने के चक्कर में आप दर्शक को नकार दें, या देखना हो वो देखे, उसको नहीं देखना है ना देखे, टेक इट और लीव इट। मैं नहीं उसको मानता हूँ। और तीसरी बात मैं जो कहने वाला था वो कि ये नाटक, अगर दिल्ली में नाटक बन रहा है तो दिल्ली का ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है मेरे लिए कि कहाँ नाटक बन रहा है, वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर दिल्ली में बन रहा है तो भाषा दिल्ली की होगी, अगर हिंदी प्रदेश में बन रहा है तो हिंदी भाषा होगी। ये भाषा से जुड़ा हुआ है। ये जो रंगमंच साहित्य को नकारता है, कि हम यहाँ कहानी कहने थोड़ी बैठे हैं, कोई साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। जो साहित्य को नहीं मानता, जो लिटरेचर को नहीं मानता, उसके अंग के रूप में उस रंगमंच को मैं खारिज करता हूँ स्पष्ट तौर पे। भाषा से अलग नहीं हो सकता रंगमंच। भाषा का अर्थ यानी शब्द, उसका एक छोटा अवयव है शब्द। शब्द का बौद्धिक अर्थ होता है, हर शब्द का एक बौद्धिक अर्थ होता है। अर्थ
एक उसकी ध्वनि होती है। ध्वनि और अर्थ में जितना कम अंतर हो सके उतना कम अंतर रखने की चेष्टा एक जरूरी चेष्टा मानता हूं मैं रंगमंच, अच्छे रंगमंच को बनाने के लिए, कि शब्द की जो ध्वनि है वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण उसका बौद्धिक अर्थ है। अंतिम सत्य ये है कि अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि मानव शरीर की संरचना जो लिमिट्स हम पर लगाती है, वो सारी लिमिट्स थिएटर में अभिनेता में आएंगी और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी। थिएटर करना एक कॉम्प्रोमाइज़ है। थिएटर छूट के, उचट के, अचानक एक फाइन आर्ट या ग्लोबलाइज्ड आर्ट नहीं बन सकता है। थिएटर धरती से जुड़ा है, उस समाज से जुड़ा है, एक सामाजिक गतिविधि है जो उस एक समाज में बनता है। उसका साइट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सोशल है, और जो उसका साइट ऑफ फाइनल प्रोडक्शन है जो दर्शक के सामने होता है वो और भी ज़्यादा सोशल है, क्योंकि कोलैबोरेटिव आर्ट है और एक्टर्स आते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जगह से वो एक्टर आते हैं। पता नहीं किस परेशानी में वो एक्टर क्या लेकर आ रहा है, आपकी रिहर्सल में देर से पहुंच रहा है या देर पहुंच रहा है, वो आ रहा है अपनी सारी परेशानियां दबाव लेके वो चला आ रहा है। तो ये सामाजिक अंकुश जो है ना वो रिहर्सल स्टेज से ही लग जाता है रंगमंच पर, इस विधा पर। और ये अंकुश मैं कमज़ोरी नहीं मानता, मैं इसे एक शक्ति मानता हूँ, क्योंकि ये विधा ऐसी है कि आपको उड़ने नहीं देती, कि आपको छूट नहीं देती। अब कोई पेंटिंग आपकी समझ में ना आए तो आप अनपढ़ हैं, आप नहीं जानते क्या है, क्या चीज़ है। तो वो जो छूट, वो उसमें झूठ भी हो सकता है, उसमें कुछ फॉल्सिफिकेशन भी हो सकता है, झूठी आधुनिकता भी हो सकती है, और उसके चक्कर में भी आप आ सकते हैं, क्योंकि आपकी समझ में नहीं, आपको प्रभावित नहीं किया उसने किसी भी ढंग। समझ से मेरा मतलब कोई बौद्धिक ढंग से तो कोई पेंटिंग देखा नहीं जाता, चक्षुक आर्ट है, उसे आँख को जैसे लगे। लेकिन इस तरह की उड़ान और बचाव इसमें नहीं है। इसमें तो वहीं उसी शाम दर्शक के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। और ये रिहर्सल सिचुएशन से जब परफॉर्मेंस सिचुएशन में आते हैं तो बड़ा भारी अंकुश सामाजिक ऊपर रहता है, और मैं समझता हूँ उससे छूट कर कुछ करना जो वो पलायन है, भाग जाना है असली। तो ये विधा फाइन आर्ट है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर है ऑन बिहाफ ऑफ फाइन आर्ट्स, ऑल फाइन आर्ट्स, सारे आर्ट्स इसमें हैं। और एक एक्सपेरिमेंट है ये जो सारी कलाओं के बिहाफ पर किया जाता है, जिसमें जो सामाजिक तत्व है वो प्रमुख रहता है। अपने दो नाटकों के बारे में कुछ बता रहे थे ना, आइंस्टाइन और जी। आइंस्टाइन एक एक्सपेरिमेंट था, उसमें उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ तो नामवर जी हैं, उनका इसे फिर आप करिए। मैंने कही ये क्या, इसे आप ही करिए। मैंने कहा अच्छा मैं करता हूँ। तो वादा हो गया कि मैं कर रहा हूँ। कीर्ति जी ने कहा ठीक है आप करिए।
हफ्ता 10 दिन में वापस चंडीगढ़ लौट गया। फिर मैं कांटेक्ट किया, मैंने कहा मुझे 2 नाम सामने आ रहे हैं, एक तो है साइकोलॉजी से कुछ किया जा सकता है मिलकर, और उस डिसिप्लिन से कुछ लेकर उसके साथ किया जा सकता है कुछ। तो अब मेरे पास वो एक्चुअली शॉर्टकट था, क्योंकि मेरे पास बहुत मटेरियल था फ्रॉइड पर। इनके लिखे हुए सात्र का लिखा हुआ पूरा वॉल्यूम फ्रॉइड पर, जो वो सीरियल करना चाहते थे, जो फ्रेंच टीवी ने उनको पैसा तो दे दिया मगर सीरियल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो सारा मटेरियल मेरे पास था। और तो मैं आया एंड आई केम बैक टू हर एंड आई सेड कि अब हमारे बीच में बात थी, अब वो लोग तो कह के निकल गए कि आप करिए। तो मैंने कहा एक तो फ्रॉइड है, तो वहाँ से इस पर कुछ किया जा सकता है, और दूसरा आइंस्टाइन पर कुछ किया जा सकता है। तो इन्होंने तुरंत कहा कि आइंस्टाइन पर करिए। फ्रॉइड में तो मैंने कहा वो कट्टाई क्या है फ्रॉइड से, तो कहा कि वो तो रंगमंच में आ ही चुका है, एक तो साइकोलॉजी तो आ ही चुकी है, तो वो आसान होगा, वो तो आप ये करिए। सो शी गेव मी ए मोर डिफिकल्ट जॉब एंड मेरा ये विचार, मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा, मेरा ये विचार कि दूसरी डिसिप्लिन्स में बहुत नॉलेज है, और हमारी ये हेकड़ी कि हम सब जानते हैं, हम तो केवल रंगमंच करेंगे, लेकिन अनपढ़ की तरह तो नहीं करेंगे ना। चारों तरफ आपके ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, आप क्यों नहीं उससे कुछ ले लेते रंगमंच में, उसको नया करने के लिए, उसको दोबारा उसको एक्सपेरिमेंटल लेवल पर तो लीजिए कम से कम। तो मैं ये देखना चाहता था कि रियल फिजिक्स में उतरकर, उसकी मैथमेटिक्स में उतरकर, उसकी आंतों में उतरकर रिलेटिविटी की, और क्या कोई नाटक रचा जा सकता है जिसमें मानव संबंध गौण हो जाएं और प्रमुख हो जाए आइंस्टाइन का काम। आइंस्टाइन के जीवन पर मैं कुछ नहीं, वो तो बहुत आसान बात है, जीवन में उन बहुत रंगीन जीवन है उनका, तो बहुत कुछ किया जा सकता है उसके संबंध में। कई उनकी प्रेम कथाएं बहुत अधिक हैं, उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, उनकी रानियों से उनकी दोस्ती थी, तो वो सब तो आप कर ही सकते हैं बहुत आसानी से। इट इज़ चीप टिटिलेशन ऑफ द ऑडियंस। मैंने ढूंढा नेट पर भी, मैंने उस समय नेट पर तो नहीं, मैंने ढूंढा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की, इसमें भी देखा और कोशिश पता किया कि आइंस्टाइन पर कोई नाटक नहीं है। एक कैनेडियन नाटक है, और जिसमें सारे एनेक्डोट्स जो हैं उनकी ज़िंदगी के, जैसे वो मोज़े नहीं पहनते तो वो, और या जैसे वो घर का पता याद नहीं रख सकते थे, अगर चले जाएं कहीं तो उनको पता नहीं रहता था कि घर कैसे लौटूं। तो ये एक एनेक्डोट था उसमें, तो वो मैं पढ़ गया, वो मिल भी गया मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की लाइब्रेरी में, तो मैंने पढ़ लिया। तो मुझे लगा ये तो बात नहीं है। और वो एक और चीज़ जिसको मैं नापसंद करता हूँ, उसको खारिज नहीं करता स्ट्रांगली, लेकिन नापसंद करता हूँ, वो है बहुत बढ़ावा मैं सोलो परफॉर्मेंसेस को नहीं देना चाहता, कि सोलो एक्टर, एक एक्टर कर रहा है 3 घंटे तक, 3.5 घंटे तक अकेला, तो उसकी ये एक अचीवमेंट हो सकता है उस एक्टर का स्टेमिना जो है, दैट वी कैन अप्रिशिएट दैट, एंड मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन फॉर 2.5 hours and holding the audience for 2.5 hours. P.L. Deshpande, by the way, used to do it magnificently, beautifully. I mean, he was such a master that he would cut a joke and then go backstage और पानी पीकर आ जाते थे ठीक उसी समय जब लाफ्टर मर रहा होता। इतने टाइमिंग के इतने मास्टर थे, इतने बड़े मास्टर थे P.L. देशपांडे के। संगीत से उनका संगीत से विशेष उनका था लगा। तो उनके
तो मगर मैं पर्सनली सोलो को बहुत बढ़ावा नहीं देना चाहता। मैं कोलैबोरेटिव काम के पक्ष में हूँ, जहाँ एक दूसरे पर अंकुश बना रहे, एक्टर्स के साथ इंटरेक्शन के साथ करके कुछ बनाया जाए, वो उसके पक्ष में हूँ। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि कोई सोलो या ऐसा परफॉर्मेंस। मैं शायद डायरेक्ट भी नहीं कर सकता किसी ऐसे व्यक्ति को। तो ट्राई किया फिज़िक्स को। मुझे लगता है कि दूसरे जो डिसिप्लिन्स हैं उनमें बहुत प्रोग्रेस हुई है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। तो उनके साथ अगर रंगमंच का जो डिसिप्लिन है और उन दोनों के बीच में एक घर्षण होता है, एक रगड़ लगती है एक दूसरे को, तो कोई तीसरी चीज़ पैदा होती है अलग से। वो मेरा एक्सपेरिमेंट था, वो मेरा प्रयोग था, और ये मेरा मानना था थ्योरेटिकल लेवल पे कि ऐसा हो सकता है, जो मैंने उस मीटिंग में कह दिया। और मुझे खुशी है कि मुझे वो जिम्मेदारी मिली और मैंने किया उसे, और ये हुआ भी, क्योंकि जो रिव्यूज़ मिले, जो लोगों ने जो बातें की, उसके बारे में मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था उसको करना। बिल्कुल ही अलग कारणों से दीवार में एक खिड़की रहती थी, उसको मैं मेंशन करना चाहूँगा। दूसरे कारण, बिल्कुल अलग कारण है उसका। वो इसलिए कि दीवार की एक दीवार में एक खिड़की रहती थी, उसमें कुछ समस्या ही नहीं है बंधु। उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो अपने रघुवर प्रसाद काले थे, दोनों हाथ से लिखते थे, ये गुण था उनमें। और अपनी पत्नी के प्रेम में फंस गए। और ये वैसे इसके पीछे भी अशोक जी का हाथ है, मैं जानता हूँ। और अपनी पत्नी से प्रेम कर बैठे। अब ये इतनी अनफैशनेबल चीज़ है, अब खुद अपनी पत्नी से प्रेम क्या करना। कोई प्रेमिका रखी, कुछ रखी, कोई और लड़की हो, कुछ और उसमें समस्याएं हो, तो वो फैशन में बात बनती है, आप किसी और के साथ हो। क्योंकि अशोक जी जब मुझे अंजला के साथ देखते हैं तो कहते हैं सब ठीक ठाक तो है ना, आप दोनों साथ कैसे। तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें, और ना कोई समस्या है। सारी दुनिया ये चाहती है कि दोनों एक दूसरे से मिलें अच्छी तरह से, और जितना हो सके उसकी सहायता। उनका प्रिंसिपल भी चाहता है स्कूल का, और तमाम लोग, एक साधु जो सड़क पर बाय द वे मिल जाता है उनको, वो भी चाहता है कि ये मिलन हो। अब सभी लोग उसमें शामिल हैं उस जुलूस में कि अब वो साइकिल पर बैठा के उनको ले जाए, क्या सोनसी को साइकिल पर बिठाकर प्रिंसिपल उनसे पूछते हैं चली गई वो? जी चली गई। नहीं तो आप गए नहीं? नहीं मैं कैसे जाता, मुझे क्लास पढ़ा नहीं। अरे क्या कह रहे हैं आप, क्लास पढ़ा? मैं ले लूँगा क्लास आपकी, आप जाइए। नहीं मैं, ठीक है वो चली जाएगी, वो जा सकती है। नहीं वो तो जा सकती है लेकिन पैदल जाएगी। नहीं वो ऑटो मिल जाएगा। नहीं ऑटो नहीं मिलेगा इस समय, आप चले जा। आप ऐसा करिए, साइकिल ले जाइए। कल कोई भूल गया हमारे स्कूल में साइकिल, वो आप ले जाइए और साइकिल पर उसको छोड़ कर आइए। तो साइकिल सजा के, मेरे प्रोडक्शन सजा कर उनको, वो तो खैर मेरा काम था। मेरे प्रोडक्शन में सजा के, बहुत फूल वूल लगा के, उसको कलगी वलगी लगा के साइकिल उनको दी गई। तो साइकिल पर सोनसी बैठी, चली गई। और तो सब ठीक ठाक है, और अंत तक सब ठीक ठाक है। और उस काल्पनिक, वो काल्पनिक है या नहीं है, वो खिड़की वाकई है या नहीं, इससे कोई, इसका ये पूछना बेकार है। वो अंत में उस खिड़की से भाग जाते हैं वो, और किसी ऐसे स्पेस में पहुंच जाते हैं जहाँ प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है।
तो अब इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसमें ध्वनि है, गूंजती है परंपरा। कल बात हुई बहुत ज़्यादा, परंपरा गूंजती तो है, और अगर बहुत गहराई से देखें तो फिर से संस्कृत नाटक लौटता सा दिखाई देता है। उसकी ड्रामेटर्जी दिखाई देती है कि इसमें समस्या कोई है, कोई जहाँ नहीं है, केवल मिलन है, अंत में चिर मिलन है। तो वो कुछ लौटती सी दिखाई देती है। मैंने लेखक से पूछा, शुक्ल जी से, कि आपने बिल्कुल ही इतने सारी समस्याएं हैं, इतना तमाम सामाजिक आपके समाज भरा पड़ा है समस्याओं से, आपने कब इस सब के बारे में क्यों नहीं लिखा? आपके इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि आप करते क्यों हैं, फिर कर क्यों रहे हैं? मैंने कहा मेरे कारण मैं आपको बाद में पता, पहले तो आप जवाब दिए, आपने उपन्यास लिखा क्यों है इस साल। तो वो गंभीर हो गए। उन्होंने कहा मोहन जी देखिए, अंधेरा तो बहुत है और गहन है, उसका अस्वीकार भी एक मुद्रा है। मैंने कहा अब आप समझ में आने वाली बात कर रहे हैं। तो मैंने मूलतः वो नाटक इसीलिए किया कि वो समस्या मूलक नाटक नहीं था। एक और बात जो मैं कहना यहाँ चाहूँगा, देखिए अलग अलग जगह, मैं अपनी बात अब समाप्त करना चाह रहा हूँ। अलग अलग जगह अलग अलग बातें हुई। 1964 में लोथार लुत्जे ने एक भाषण दिया NSD में। उस वक्त मैं स्टूडेंट, हम सब स्टूडेंट थे। तो उन्होंने कहा कि रंगमंच में वो सकत ही नहीं है कि वो समाज को बदल दे, इसलिए ये कोशिश ही बेकार है ब्रेस्ट की। हम ब्रेस्ट के भक्त थे, हमें बुरा लगा बहुत कि उन्होंने ऐसी बात ब्रेस्ट के बारे में कही, और हमने बाद में जो बात की वो आपस में बैठकर यही की कि ये आदमी वेस्ट जर्मनी से आया है, ये पॉलिटिकल आदमी है, इट्स ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, वो ब्रेस्ट को लाइक नहीं करता। बात आई गई थी। उसके बाद मुझे बर्लिन में हाइनर मुलर से मुलाकात हुई, जो रात को खाने पे आने वाले थे मेरे होटल में। वो आए करीब 3 बजे रात को, और वो इस हालत में नहीं थे कि उनसे कोई बात की जाए। उनके साथ उनकी पत्नी थी। तो उन्होंने टूटी फूटी अंग्रेज़ी में, वो शायद ईस्ट यूरोप के ही किसी देश की हैं, तो उन्होंने टूटी फूटी अंग्रेज़ी में मुझे कहा कि इनकी हालत ठीक नहीं है, बहुत पी गए हैं, तो इनको अच्छा बेड, उनके छोटे छोटे से कमरे थे उस होटल में, तो मैंने बेड दे दिया अपना। फिर उनकी सफाई वगैरह भी करनी थी, तो मैं और उनकी पत्नी दोनों उनकी सेवा करते रहे जब तक वो जागे। सुबह 5 बजे 5:30 बजे वो उठ के बैठे और कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कॉफ़ी मिलेगी। मैंने कहा चलिए, यहाँ कमरे में आती नहीं। ईस्ट बर्लिन में जब वो ईस्ट बर्लिन हुआ करता था, कमरे में कुछ नहीं आता था, चाहे हम मर जाएं, तो आपको जाना पड़ेगा नीचे। तो रेस्टोरेंट में मैं उन्हें ले गया और उनकी पत्नी भी हमारे साथ थी। तो वहाँ जब ब्रेस्ट की बात ज़ाहिर है मैंने उनसे की, क्योंकि वो फर्स्ट असिस्टेंट थे ब्रेस्ट के, और बर्लिन एंसेम्बल से काफ़ी जुड़ाव रहा था हाइनर मुलर का। तो जब मैंने बात छेड़ी तो उन्होंने कहा ही वॉज ए चीट। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी। अब वहाँ एक बड़ी समस्या थी, आदमी बीमार है, आदमी पिया हुआ है, आदमी को वो बीमार थे सख्त, पर वो उन्होंने वो बात कह दी जो
इस तरह की, तो मैं तब तक और अभी भी ब्रेस्ट का बहुत प्रशंसक था। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? तो कहा कि ये सर्वहारा वर्क मुझे कहीं दिखाइए जर्मनी में जो प्रस्तुत किया जाता है ब्रेस्ट के नाटकों में। ये मजदूर मुझे दिखाइए, ये किसान मुझे दिखाइए, ये सब झूठ है और केवल इस्तेमाल है सोशल रियलिटी का to write a successful play. He is just merely using a social condition to bridge gaps between him and the audience, and he is becoming great. So he is totally a person who was lying to us all the time. He cheated us, but he was a great playwright and a great director. That I concede. But he should not claim any reform or any kind of social activism. He was not. So he lied to you. And then he gave me his book, Hamlet Machine, and wrote a poem on top of it about Shakespeare. And I had doubt in my mind, but I let it be because he was not in a condition where I could argue with him, and probably there was nothing much to argue. The facts was on his side. I must say that, I must concede that. And उसके बाद in a lighter vein, नसीर ने कहा कहीं कि वो श्याम जी और ये दो आदमी, श्याम बेनेगल और दूसरे उनके निर्देशक वो गोविंद निहलानी, ये दो व्यक्ति जो हैं, इन्होंने हमसे कहा कि हम दुनिया बदल रहे हैं और बड़ा शोषण किया हमारा। हमको लग रहा था कि हम बहुत बड़े काम में हाथ बटा रहे हैं, दुनिया बदल रहे हैं, और दुनिया तो बदली नहीं और ख़राब हो गई। और हम गरीब हो रहे थे, उससे बचने के लिए मैं कमर्शियल, भाई समय रहते चेत गया, कमर्शियल सिनेमा में आ गया। तो अब मैं नसीर साहब हूँ, नसीर सर मुझे लोग कहते हैं। अब मैं हैदराबाद में उन्होंने मुझसे कहा कि ये शोषण करे स्पष्ट। अब ये उसका शबाना आज़मी इस बात को नहीं मानेंगी, श्याम बेनेगल इस बात को नहीं मानेंगे, गोविंद नहीं मानेंगे, जाहिर है, लेकिन उनका अपना एक नज़रिया, तो उनका कि बदलता कुछ नहीं है इससे। इस तरह अलग अलग वक्त पर लोगों ने मुझे चेताया और मुझे ये शक, पहले शक था कि आप जब सामाजिक समस्या लेकर नाटक करते हैं तो आप संभवतः कुछ नहीं कर रहे, कुछ बदल नहीं रहे, क्योंकि नाटक एक ऐसा माध्यम है जो उसे अब्जॉर्ब तो कर लेता है सामाजिक समस्या को, लेकिन इस्तेमाल कर जाता है। मैंने एक फ्लोट डिज़ाइन की 26 जनवरी के लिए, मुझे कहा गया डिज़ाइन करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री। तो उसकी जो HRD की थी वो, तो उसके जो बड़े मिनिस्टर थे वो नरसिम्हा राव थे उस समय, तो कपिला जी भी उस कमेटी पर थी। तो मैंने जब अपनी फ्लोट रखी तो उसमें जो आइडिया था वो एक कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाता था। मैं फ्लोट की डिटेल्स नहीं बताऊंगा कैसे मैंने डिज़ाइन की थी, लेकिन वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन भी वहाँ उसमें बनती थी। तो कपिला जी ने मुझे धीरे से कहा, ये मत दिखाओ। मैंने कहा क्यों? है तो सही बात। हाँ बहुत है, मगर दिखाना नहीं है इसको।
एलिबोरेट किया नहीं उन्होंने, क्योंकि वो बड़े मिनिस्टर बैठे थे। तो एक उन्होंने कहा हटा दो इसे, इसे नहीं दिखाना, बाकी चीज़ें अच्छी हैं तुम्हारी फिल्म। जब मैं दूरदर्शन, फिर मैं पीछे जाता, मैं जब दूरदर्शन में प्रोड्यूसर था तो मैंने अपने एक कार्यक्रम में सारे ही बड़े साहित्यकारों को बुलाया। तो उनमें एक साहित्यकार वात्स्यायन जी भी थे। तो वात्स्यायन जी से बहस हो गई। तो मैंने कहा ये सोशल रियलिटी तो बिल्कुल नहीं होती है आपके साहित्य में, जबकि आप इतने बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं, आप तो टेररिस्ट रहे हैं और सब कुछ रहे हैं, और ये कुछ नहीं दिखाई देता आपकी कविताओं में। क्योंकि उस वक्त मैं भी यंग आदमी था और तैश में था, अपने को काफ़ी समझता था। तो उनसे भिड़ गया। तो उन्होंने कहा देखो ये जो है, जो बात आप कह रहे हैं ये सब है और इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन इसका विरोध करने आप सड़क पे चलिए, मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन इस आप कहें कि मैं इसे अपने रचना का एक भाग बना लूँ, ये नहीं होगा। क्योंकि सोशल एक्टिविज्म आर्ट में नहीं आता है। ये उनकी पक्की एक राय थी। पहले जो शक था, मुझे लगता है कि वो अब मेरे भी यकीन में बदल गया है। हमें सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत केयरफुल होना चाहिए। ला सकते हैं शायद अभी भी, क्योंकि मैं उतना खारिज नहीं करता उसको, लेकिन बहुत कॉशियस रहना चाहिए कि हम कहीं इसका यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये विधा ऐसी है कि हर चीज़ का यूज़ कर जाती है दर्शक से संबंध बनाते बनाते। और मुझे इसमें शक है कि ये गहरा शक है कि सामाजिक यथार्थ को कहीं कोई अवेयरनेस, जैसे हम कहते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम ये कर रहे हैं, तो अवेयरनेस कोई क्रिएट नहीं होती, कोई समाज बदलता नहीं, बल्कि जैसे नसीर ने कहा और ख़राब होता जाता है दिन ब दिन। मुझे लगता है संस्कृत रंगमंच has come full circle and has become relevant again today. Not as it was when it was created, but today rediscovered, found again, will be a subversive force in the society, will be the ultimate subversive force. Sanskrit theatre, its dramaturgy as a subversive force, the kind of subversive force Gandhi's ideas are today. That kind of subversion is possible through Sanskrit dramaturgy. I am not asking for a revival of Sanskrit theatre. We did not have any neoclassical theatre. Like in the West, it's a continued tradition, and they found Marlowe, they found James, they found Shakespeare in the cultural renaissance. That kind of cultural renaissance never came to India. There was never any neoclassical theatre. Therefore, we have to bridge all that gap, and perhaps the time has gone. Now we have to get back to the Sanskrit theatre and make it a subversive force. मुझे बाकी कई बातें, कल रतन की बहुत यहाँ से बात कर रहे थे वो, ठीक थी, लेकिन एक बात मुझे, एक मेटाफर उसका बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि ये एक स्ट्रीम है, ये रंगमंच थिएटर एक स्ट्रीम है जो बहता हुआ चला आ रहा है, एंड इट हिट्स द रॉक, इट डज हिट द रॉक. So if it hits the rock, if Sanskrit theatre is made to hit the rock, which is social reality in my view, I would like to use that metaphor in that sense, not in the sense he was saying,
in that sense. When a stream hits the rock, then the water takes certain shapes. That is contemporary mudra. That is contemporary gesture. I must wind it up now with because there's so much to say. Ratan also talked about training of the audience and training of the actor. As far as the training of the actor is concerned, I agree with him. It has become increasingly difficult to train actors, to get actors, first of all, who are prepared to give you a whole day, who are prepared to live theatre as a way of life. By sacrificing everything, it has become very difficult. But I imagine the ideal. Suppose these problems were not there, remove the problems of resources and space and actors. Suppose the actors are available and are ready and have that quality in them, which is peculiar quality of an actor, of constantly absorbing from five senses and then transforming it into something with imagination in the higher recesses of the mind. That kind of creative actors, if they are available, if they can dance and sing on top of it, if they are available, then a very special training, further training. I give you now, I arrived at the concept of Sant Abhineta. Sant Sipahi, Sant Abhineta, जो समाज को छोड़ता नहीं, हमारा जैसे ही दिखता है, हमारी तरह रहता है, लेकिन वो फिर भी उसमें अलग खड़े होकर चलते हुए तमाशे को देखने की और उसको एब्जॉर्ब करने की, उसमें वो पार्टिसिपेट भी करता है, लेकिन उससे अलग हटकर भी उसको देख सकता है. बाजीचे इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे. ये मैं समझता हूँ एक्टर की डेफिनेशन के पास आता है ये. और वो एक दृष्टि से संत है, दूसरी दृष्टि से नहीं. आम आदमी है, सब कुछ करता है, सब कुछ खाता है, सब कुछ, लेकिन तो ये इस आइडियल कल्पना को, इस आइडियल के साथ मैं अपनी बात सब समाप्त करूंगा. मैं नहीं मानता कि ये कि मेरे जीवन में होगा नहीं होगा, या कभी होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता. नॉर आई केयर कब होता है, कैसे होता है, लेकिन एक कल्पना है जिसके साथ मैं आपको छोड़ता हूँ. आप सोचें, इस पर बात करें. धन्यवाद. अब देखिए, मैंने इनको आगाह किया था कि आप पहले प्रश्न पर आधा घंटा और ये 1.5 घंटे से ज्यादा बोल चुके, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई संक्षेप में कोई प्रश्न करना चाहे तो वो जरूर करें. जी, रंग अभियान निकालता हूँ, और श्रीमान से मेरा एक प्रश्न है कि आपने जितने नाटकों को किया है, हर जमाने में प्रयोग की अपनी महत्ता रही है, उनमें किए गए प्रयोगों की चर्चा आपने नहीं की. हम लोग जानना चाहेंगे आप अपने नाटकों में किस तरह के प्रयोग किए. हालांकि आजकल के नाटकों के प्रयोग पर आपने कह दिया है, वो मॉडर्न पेंटिंग का उदाहरण देते हुए, लेकिन मैं आपके प्रयोगों के बारे में जानना चाहता हूँ. प्रयोगवादी होती है, और अधिकतर रंगमंच मेरा ही क्यों, सबका प्रयोगवादी, मेरे सारे साथियों का प्रयोगवादी ही रहता है. लेकिन आपको बताया तो बंधु इस प्रयोग के बारे में जो आइंस्टाइन के साथ मैंने किया, कि बिल्कुल बाहर के डिसिप्लिन को लेकर साइंस पर नाटक,
साइंस और थिएटर को जब घर्षण उनमें हुआ, जब ये दोनों टकराए, तो एक तीसरी चीज पैदा हुई। और मैं समझता हूँ कि वो एक प्रयोग था। उसके संबंध में मैंने बताया, सबके बारे में, सारे नाटकों की प्रक्रिया के बारे में बताने बैठा तो फिर अकेला रह जाऊंगा अंत में, मैं और आप। और जो कि 100 नाटक किए हैं, इसलिए कथा थोड़ी लंबी होगी। और कोई प्रश्न? अपना नाम भी बताइएगा। मेरा नाम महेंद्र मेवाती है और इनके निर्देशन में मैंने राजा की रसोई भी की है, आइंस्टीन भी किया है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं सर, बेटे के तौर पर क्या मैं सर्वाइव कर सकता हूँ थिएटर में एक्टिंग करके? क्या मैं थिएटर में एक्टिंग करके सर्वाइव कर सकता हूँ? 1000 रुपए एक शो का भी मिल जाए मुझे तो मैं जी लूंगा। मुझे मकान का किराया देना है, मुझे यहां से अभी वापस घर जाना है, गाड़ी का किराया देना है। क्या मैं थिएटर में सरवाइव कर सकता हूं एक एक्टर के तौर पर? क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे जिंदा रख सकते हैं? आप पूछ चुके, आप उत्तर सुनिए ना। बैठिए। हाँ जी, अगर आपको कोई उत्तर देना है। अभिनेता का दर्द मैं समझता हूँ। ये एक समस्या आप सब जानते हैं, बड़ी भारी समस्या है। रंगमंच करके कोई नहीं चला सकता। If I survived 50 years in theatre, then Mahendra, I survived because I did a job. I survived as a professor of theatre in a university, and then for a brief period as director of National School of Drama. I always had the job. Until now I am working. I am 73 now. And I am working. I did a 2 years chair professorship in Hyderabad University. To me, कोई खास जरूरत नहीं थी वहाँ जाने की, लेकिन काम करने का मौका मिल रहा था और पैसा मिल रहा था, तो करना पड़ता है मित्र। लेकिन मैं एक बार जरूर कहूंगा, आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया, आपने पूरा एनर्जी में पूरा सपोर्ट किया मेरा। ठीक है, और कोई? मैं पूछ सकती ये अंतिम। हूँ? हाँ, मैं सीधी सादी बात करूंगी क्योंकि मैंने इनके निर्देशन में काम किया। हाँ, नहीं कोई इतनी गहराई की बात नहीं, सीधा ऐसे अभिनेत्री थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इनके निर्देशन में काम किया है और मैं समझती हूँ कि इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल थिंकिंग डायरेक्टर, एक्टर, राइटर। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये डिज़ाइनर भी हैं, सब राइटर भी हैं, थ्योरेटिशियन भी हैं, कि कहाँ पे ये सबका, अगर अभिनेता की जो कला है उसका निर्देशन में कहाँ इनके साथ तालमेल बना और निर्देशन में प्ले राइटिंग में कैसे तालमेल बना? क्या इनका कोई कनेक्शन इन्होंने पाया जिंदगी में कि ये अलग अलग मुख्तलिफ थे तीनों जो इन्होंने स्किल्स को? रानी जी, ये सच है कि मैंने अपनी लगभग सभी प्रस्तुतियों का डिज़ाइन खुद किया है थिएटर का, और कई बार मुझे नाटक लिखने पड़े क्योंकि जैसा नाटक मैं करना चाह रहा था मुझे मिल नहीं रहा। जो नाटक मैं पढ़ रहा था उनसे मुझे मुतमईन नहीं था मैं, तो मैंने नाटक लिखे भी, नाटक आप सही कह रही हैं, और पढ़ाया भी। पढ़ाने से तो रोजी रोटी चली, तो ये सभी काम
डिज़ाइन भी किया, डायरेक्ट भी किया, एक्ट भी किया कई बार। तो इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे फ़ायदा इसका नुकसान हुआ कि लोग मुझे सांचे में नहीं रख सकते। तो और लोगों की ये तरबियत होती है, ये उनकी फितरत होती है कि वो किसी सांचे में, इसको भाई डायरेक्टर कहें, क्या कहें इसको लेखक कहें, आगे लिखने भी लगा, किताबें भी छप गई, नाटक भी छप गए, अभी ये भी करता है, वो भी करता है, टीचर, तो क्या कहें इसको। तो किसी सांचे में मैं बैठता नहीं। और एक दूसरे का फ़ायदा तो ज़रूर होता है, अगर आप प्रैक्टिसिंग थिएटर डायरेक्टर हैं, प्लेराइट हैं, आप टीच करेंगे तो सेंसिटिविटी के साथ करेंगे, तो उसका फ़ायदा तो होता है। धन्यवाद। कुमार गंधर्व एक पद गाते थे, गुरुजी जहाँ बैठूं वहाँ छाया जी, कि मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ छाया है। तो जहाँ आप बैठे होंगे गुरुजी, वहाँ छाया रही होगी, या छाया आपकी वजह से आ गई होगी। तो ये सुखद, मैं कई बार सोचता हूँ कि रंगमंच के बारे में दिलचस्प बात ये है कि ये मौलिक रूप से दूसरों की कला है। नाटक कोई लिखता है, निर्देशन दूसरा करता है, निर्देशन अभिनेताओं का इस्तेमाल करता है जो दूसरे, संगीत का इस्तेमाल करता है जो दूसरे, बजाते गाते हैं, क्या करते हैं अगर अभिनेता ही ऐसे नाचने गाने वाले ना हो, देखने वाले दूसरे, उसका संयोजन करने वाले दूसरे, और तो लगातार दूसरे उस पर के में वो स्थानांतरित होता रहता है। और ये रंगमंच की समस्या भी है, पर उसका जादू भी है। और कलाओं में ऐसा संभव नहीं है, मतलब जो करता है वही, मुझे गाना है तो मैं ही गाऊंगा, मुझे लिखना है तो मैं ही लिखूंगा, दूसरा इस पर राय दे, कुछ करे, उसकी टिप्पणी करे, मेरे साथ बैठ के कुछ करे, वो अलग बात है। लेकिन ये एक ऐसी कला है जो मूलतः दूसरों की है, यानी जो लगातार दूसरों द्वारा ही अंततः इतने सारे दूसरों को मिलाकर उन्हें संगठित करके कुछ करती है। बहरहाल मोहन महर्षि का बहुत बहुत आभार कि इतना लंबा और दिलचस्प, और हम लोग बिना उबे, इसकी भी दाद दीजिए। वैसे ऊपने में मुझे एक चीज याद आ गई, बताइए। अभी मैंने एक नाटक देखा था हरंगम में, कुछ और नाम लिखे थे, सब मेरे मित्र। वो इस कदर उबाऊ था कि मैं हैरत में रह गया कि दिल्ली ऑडियंस की एपिटाइट फॉर बोर्डम इज अनलिमिटेड। बैठे रहेगा आखिर तक चुपचाप, मतलब। और मुझे ये बड़ा एक रिग्रेट ये है कि मैं वापस कॉलेज के ज़माने में नहीं पहुंच सकता, तो हूट करता, कुछ फेंकता, कुछ करता, वहाँ कुछ तो होता और कुछ नहीं हो रहा है। और दिल्ली ऑडियंस जो है ना, वो इस कदर एक ऐसी मीक चीज हो गई है, ऑडियंस को ट्रेन किया जा रहा है। हाँ, कि वो बर्दाश्त की जाती है, की जाती है और पचा जाती है ये सब। अरे वाह। देखिए, सौभाग्य से दिल्ली की जो ऑडियंस है वो सिर्फ शायद रंगमंच में ही टिकट लेकर देखने जाती है, बाकी और सब जगह तो मुफ्तखोरी है। यानी आप और रंगमंच में भी मुफ्त नहीं होगी, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ ना कुछ लोग तो टिकट लेके जाते ही हैं, और जो लोग टिकट लेके जाते हैं उनका एक थोड़ा सा स्टेक होता है। तो हमने 100 रुपए का टिकट खरीदा है, हो सकता है ससुरा आगे जाके कुछ कर रहा हो, और इस इंतजार में बेचारे लगे जाते हैं। उनको तो ज्यादा नाराज होना चाहिए, मेरा पैसा खा गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी यहाँ आने के लिए।